So guys, dear students, we will be continuing with our 2 degree of freedom system. I will analyze it a bit further. तो हमने अभी तक देखा जो हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था उसकी दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आ गई जब हमने उसका आइगन वैल्यू प्रॉब्लम उसको एज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व किया तो हमने लिया था ना जो सुपरिंग्स तीन थे उनकी स्टिफनेस हमने सेम ले लिया यानी के बराबर के कुछ भी हो सकता है 36 30 जो भी। तो हमने देखा कि हमें दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज वहां से आ गई यानी जो दो आइगन वैल्यूज आ गए और कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू वी हैड एन आइगन वेक्टर जो कॉरेस्पॉन्ड करता था जो हमारा सिस्टम है उसका एम्पलीट्यूड जो दो मासेस है उनके अलग अलग दो एम्पलीट्यूड देते थे आइगन वेक्टर्स। तो वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया। तो मैंने फर्स्ट फंडामेंटल मोड को भी एक्सप्लेन किया प्रीवियस लेक्चर में जो कि किसके बराबर था √k/m। अब मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन जब हमारा फ्रीक्वेंसी √3k/m आ गई यानी जो दूसरा आइगन वैल्यू आ गया। सो जो हमारा दूसरा आइगन वैल्यू आ गया उसके जो मूड उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर था ना वो भी मैंने निकाला। आइगन वेक्टर उसमें आ गया जो हमारा मास 1 है उसका x1 जो है यानी उसका जो एम्पलीट्यूड आया जब वो मोशन में होगा वो होगा बराबर नेगेटिव ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मास m2। कब? जब हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ω2। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाला है। तो अब मैं इस सेकंड मूड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगा कि इसमें क्या होता है। सी बेसिकली ये होता है कि जब जो सेकंड मोड है ना हमारा जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है √3k/ω 3k/m। तो इसमें हमने देखा जो एम्पलीट्यूड है सी बेसिकली इसमें दो फ्रीक्वेंसीज आ गई ω1 और ω2। ω1 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ ω2 को। तो जो इसको मैं कहूंगा सेकंड मोड कि फर्स्ट मोड है जब फ्रीक्वेंसी थी √k/m यानी ω1। अब सेकंड मोड में होता क्या है सी बेसिकली जो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें तीन स्प्रिंग्स और दो मासेस है ना। तो अगर आप इसको सेकंड मोड में एक्साइट करोगे व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब हो गया आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस देनी है जिससे जो आपका सिस्टम है वो वाइब्रेट करेगा सेकंड मोड में ओनली। तो सी दिस बाय सेइंग कि हमें पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशंस देनी है इसका मतलब हुआ एक ही सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस। अगर आप जनरल दोगे तो कुछ और होगा लेकिन मैं बोलूंगा सपोज आपको एक इनिशियल जो कंडीशन है वो आप एक पर्टिकुलर वे में दोगे वो मैं बता दूंगा कैसे देनी है। तो उसकी वजह से आपको फिर सिर्फ सेकंड मूड एक्साइट होगा जैसे कि पहला मूड एक्साइट हुआ था एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस पे। तो लेट अस सी व्हाट दोस इनिशियल कंडीशंस विल बी। सी आई एम गिविंग दोस इनिशियल कंडीशंस विदाउट एक्चुअली एक्सप्लेनिंग कि वो इनिशियल कंडीशंस क्यों देनी है। बेसिकली अगर आप उसको इसको सॉल्व करोगे ना एज अ प्रॉब्लम यू विल सी कि वाई से इनिशियल कंडीशंस देनी है लेकिन इससे एक्सप्लेन करना आसान होगा। आप इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं कहूंगा। तो मैं आपको बता दूंगा जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था मास 1 के लिए x1t रिप्रेजेंट्स मास 1। क्योंकि मासेस दोनों सेम है ना मासेस का इनका दोनों का मास m और m है लेकिन मैं मास 1 कहूंगा किसको जो पहला मास है और दूसरा कहूंगा जो दूसरा है। तो उनका जो रेस्पॉन्स है वो आएगा मतलब जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम during the course of motion वो आएगा by x11 cos of ω1t plus 5 plus x12 cos of ω2t plus 5। अब आप कहोगे ये क्या है? सी बेसिकली जो जनरल इसका रेस्पॉन्स है वो है ये x11 का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 इन मूड 1। ऊपर वाला 1 है ना सुपरस्क्रिप्ट वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा मूड है यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कौन सी है 1। 1 कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी ω1 जो कि है k/m √k/m। तो दिस रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ मास 1 x1t इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड x11 cos ω1। ω1 देखो फ्रीक्वेंसी तो ω1 के साथ आएगा मूड 1 वाला और ये 1 रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1। नीचे वाला 1 है दैट रिप्रेजेंट्स मास 1 एंड ऊपर वाला 1 है दैट रिप्रेजेंट्स मूड 1। सिमिलरली जो इसका दूसरी टर्म आएगी वो आएगी x1 यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 इन मूड 2 cos ऑफ ω2t plus 5। इसी तरह जो दूसरा मास है उसका आएगा रिस्पॉन्स बाय x2t। सी बेसिकली दिस इज द जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। जो दो इक्वेशंस है दे रिप्रेजेंट द
response of the masses M1 and M2 for any general set of initial conditions. तो ये रिप्रेजेंट करती है रेस्पॉन्स ऑफ मासेस M1 एंड M2 फॉर एनी जनरल सेट. अगर आप सपोज कोई जनरल कंडीशन दोगे, सपोज आप मास M1 को पहले डिस्प्लेसमेंट करोगे बाय 3 mm, उसको करोगे मास M2 को 4 mm से, फिर वेलोसिटी दोगे मतलब उसी टाइम पे x इक्वल टू 0 पे. ये को इनिशियल कंडीशंस हम कहेंगे. जब आप इनिशियली सिस्टम को एक्साइट करते हो तो क्या इनिशियल कंडीशंस देते हो. बेसिकली जो इनिशियल कंडीशंस है ना, अगर आप व्हेन दिस यूनिवर्सिटी विल ओपन, मैं आपको दिखा दूंगा हाउ दिस इनिशियल कंडीशंस आर. इनको हम हाथ से भी दे सकते हैं. जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना लैब में, उसमें हम हाथ से इनिशियल कंडीशन देंगे. आसान होता है इनिशियल कंडीशन देना. इनिशियल कंडीशन हो गया कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो आपने क्या कैसे सिस्टम को एक्साइट किया. सिस्टम खुद तो वाइब्रेट नहीं करेगा ना, तो सम एक्सटर्नल एनर्जी हैज टू बी गिवन इनिशियली. तो वो एनर्जी फिर कंजर्व रहेगी थ्रू द कोर्स ऑफ मोशन इफ देयर इज नो डैम्पिंग. तो सो मैंने कहा ये जनरल है इसका रिस्पॉन्स. इसका मास M1 और मास M2 का, इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. अब एक्चुअली अगर मैं एक पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन लूंगा ना, तो मुझे एक ही मूड एक्साइट होगा, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी एक्साइट होगी. वो आपको इनिशियल कंडीशंस वैसे चूज करनी है जिससे आपका एक ही मूड एक्साइट होगा और एक ही मूड आ जाएगा. तो पहला मूड जो था ना k/m √k/m, जिसमें फ्रीक्वेंसी, तो वो मैंने बता दिया वो कैसे एक्साइट करना होगा. अब मैं दिखा दूंगा आपको कैसे दूसरे मूड को एक्साइट करोगे. तो उसमें सिर्फ दूसरा मूड एक्साइट होगा. उसमें मास 1 में एक्चुअली जो ये पहली टर्म है ये नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपने उसको दूसरे मोड में एक्साइट किया. इसी तरह जो मास M2 है उसमें जो पहली टर्म है वो नहीं आएगी, सिर्फ मतलब रिस्पॉन्स आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ω2 ओनली. तो वो आप कैसे करोगे, लेट अस सी दैट. तो व्हाट हैपेंस, अगर आप जो मास M1 है, पहला मास है, अगर आप उसको इनिशियली डिस्प्लेसमेंट दोगे ना 2 mm, और जो दूसरा मास है M2 उसको भी दोगे 2 mm लेकिन अपोजिट में. मतलब अगर आप राइट में खींचोगे मास M1 को बाय 2 mm और लेफ्ट में खींचोगे मास M2 को बाय 2 mm और वेलोसिटी दोगे दोनों को 0 या कुछ भी, वेलोसिटी भी अपोजिट में ही दोगे और इक्वल दोगे. फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकंड दोगे आप वेलोसिटी, लेकिन वो भी अपोजिट देनी है. इसका मतलब हो गया अगर आप पहले मास को वेलोसिटी दोगे 3 मीटर पर सेकंड टू द राइट, आपको देना है दूसरे मास को वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट. So this set of particular initial conditions will excite our system, 2 degree of freedom system, in the second mood only. So it will be only second mood in which this system will be excited, which means this system will be excited only in the frequency of √3k/m in this, for this set of particular initial conditions. अब आप कहोगे सर आपने ये कहाँ से initial conditions लाई. बेसिकली उसके लिए मैं आपको प्रॉब्लम दिखा दूंगा, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट द मूड शेप्स आर. मूड क्या होता है. तो मूड होता है जब आप एक पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन सेट करते हो जिससे आपका सिस्टम एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, उसको हम कहेंगे मूड. और जो उस वक्त एम्पलीट्यूड्स होंगे उनको हम कहेंगे मोडल वेक्टर्स. और जो उस वक्त प्रोफाइल होगा ना सिस्टम का, उसको हम बोलेंगे मूड शेप. So let us see what happens. So this is the actually exact or precise definition of moods of vibration. Actually, अगर आप देखोगे ना जो moods होते हैं ना vibration के, they are very important and beautiful patterns are formed in these vibratory systems. Even in जो आपकी अगर आप beam है कुछ भी है उसमें भी ये चीजें होती हैं, moods होते हैं, particular moods होते हैं. Even in the buckling problem. But let's leave that so that we focus on this discrete system only. इसको हम discrete system बोलते हैं ना, जिसमें 3 स्प्रिंग्स और 2 मासेस होंगे, उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, जिसमें मासेस अलग अलग होंगे. वो मैं बता दूंगा डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया आगे, बट आपको पता है सिस्टम क्या है. हमारा सिस्टम हमारा वही है, 3 स्प्रिंग्स वाला और 2 मासेस वाला. सो मैंने कहा कि अब एक पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशंस पे आप सेकंड मूड को एक्साइट कर सकते हो बाय गिविंग दीज सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस. आपको पहले मास और दूसरे मास को देना है डिस्प्लेसमेंट बराबर लेकिन अपोजिट में, और वेलोसिटी भी देनी है बराबर और अपोजिट में. अगर आप वेलोसिटी 0 दोगे ना तब भी एक्साइट होगा. यू कैन गिव अ वेलोसिटी ऑफ 0 इनिशियली. यू कैन जस्ट, अगर आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है उसको आप बाई जो आपका लेफ्ट हैंड है उससे पहले मास से आप राइट में खींचोगे, और जो आपका राइट हैंड है उससे दूसरे मास को लेफ्ट में खींचोगे, एंड देन यू विल लीव द सिस्टम.
एंड दैट सिस्टम विल देन एक्साइट, और वो वाइब्रेट करेगा किस मूड में, सेकंड मूड में, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उसको आएगी ओमेगा 2 ओनली, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उस वक्त वो आप फाइंड करेंगे बाय दोज इनिशियल कंडीशंस। एम्पलीट्यूड फिर भी आपको करना है फाइंड बाय द इनिशियल कंडीशंस, लेकिन वो सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी में एक्साइट होगा, ओमेगा 2 में। दिस इज इट। अब मैं दिखा दूंगा क्या होता है फिर मोशन कैसे होगी। तो और सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन तो फिर ये होगा, मैंने कहा ना कि अब एक ही मोड में एक्साइट होगा उस वक्त। जो मास m1 है उसका एम्पलीट्यूड आप इस इक्वेशन से दोगे, x1t इक्वल टू x1, दिस मींस वन जो है ना नीचे, वन मींस मूड वन, नहीं वन मींस मास वन इन मूड टू, टू मींस मूड टू, कॉस ऑफ ओमेगा 2t प्लस 5। और इसी तरह जो दूसरा, सी ये नहीं है कि सिर्फ, अगर आपको कोई, अगर आप समझोगे कि मूड वन हो गया जिसमें शायद एक ही मास मूव करेगा, और मूड टू हो गया जिसमें सिर्फ दूसरा मास, नहीं, इन बोथ मूड्स, जो भी मूड होगा दोनों मासेस वाइब्रेट करेंगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट। सी, तो इस केस में हमने देखा जब मूड 2 एक्साइट हो गया, this response will be given by x12. x12 represents the amplitude of mass 1 in second mood, cos of omega 2 t plus 5. Similarly, x2t represents, x2t means the response of mass 2, that will be given by x2 of 2, which means ये 2 रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2 इन, और ये ऊपर वाला 2 इन मूड 2, और मूड 2 क्या है, जब फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, cos of omega 2t plus 5. So omega 2 we have already derived is actually equal to under root 3k by m for our spring mass system. और जो अब आप कहोगे phi कहां से आएगा, see the values of phi and x12 and x22 are to be found from the initial condition जो आप दोगे, ठीक है ना। जस्ट लाइक जब हम जो हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता था उसमें हम निकालते थे बाय द इनिशियल कंडीशंस, तो वैसे ही इसमें भी। तो लेट्स सी कि कैसे होगा मोशन। तो मैंने इस स्प्रिंग मास सिस्टम को बनाया नीचे। तो पहली जो पोजीशन है ना, यहाँ पे मैं पोजीशन दिखा रहा हूँ, ये है स्प्रिंग मास सिस्टम हमारा, जिसमें तीनों स्प्रिंग्स का स्टिफनेस के स्टिफनेस जो है ना, जो एफ इक्वल टू के एक्स में आता है वो सेम है ना, के अगर 10 होगा 10 होगा 10 होगा। तो व्हाट हैपेंस कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जिसमें स्प्रिंग्स अनस्ट्रेचड होगी, जिसमें कोई मोशन नहीं होगी, या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जिसमें स्प्रिंग्स आर अनस्ट्रेचड और स्प्रिंग्स हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको हाथ से इस मास को राइट साइड खींचता हूँ 2 mm, और इस जो दूसरा मास है उसको भी लेफ्ट साइड खींचता हूँ बाई 2 mm, फिर छोड़ता हूँ। मैं वेलोसिटी 0 दूंगा, ठीक है ना, दोनों को। जब मैं इनको छोड़ूंगा तो ये वाइब्रेट स्टार्ट करना होगी, स्टार्ट करना करेंगे, ये वाइब्रेट, दोनों मासेस स्टार्ट करेंगे वाइब्रेट होना। अब तीसरी पोजीशन एक पर्टिकुलर होगा ना कोई, मैंने तीसरी पोजीशन भी दिखा दी, जब ये दोनों मासेस, और जब मैंने इसको छोड़ दिया, ये मास पहुंचेगा इधर, है ना, क्योंकि मैंने इसको ये, सी जब मैंने इसको इस पोजीशन में लाया ना, इससे क्या हुआ, ये वाला स्प्रिंग जो पहला स्प्रिंग था वो हो गया एक्सटेंड, दूसरा स्प्रिंग हो गया कंप्रेस, तीसरा भी हो गया एक्सटेंड। तो अब मोशन स्टार्ट हो गई, तो तीसरी पोजीशन आएगी, जो मास एम है ये पहुंचेगा इधर, जहां यहाँ ना, यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे पहुंच गया, उस वक्त जो आपका ये मास है वो पहुंचेगा इस साइड, है ना, वो ये, जब इसको मैं छोड़ूंगा ये भागेगा इस साइड और ये भागेगा इस साइड। लेकिन अब जब मोशन स्टार्ट होगी ना, देयर विल बी वन पॉइंट इन द स्प्रिंग सेकंड जो आपको एक ही पोजीशन में रहेगा, जो एक्चुअली डिस्प्लेस नहीं होगा। दैट पॉइंट यहाँ पे मैंने दिखाया उसको, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। तो नोड हम कहेंगे उस पॉइंट को जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मोशन। जब वाइब्रेट स्टार्ट करना करेगा तब भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें कोई वो मोशन ही नहीं होगी, वो वही रहेगा जहां पे वो है। इसको हम बोलते हैं नोड, है ना, दिस इज कॉल्ड द नोड। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ मोशन इन द सेकंड मोड, जो मैंने तीन दिखाया, है ना। तो मैंने लिखा एक्चुअली द सेकंड पोजीशन इज एक्साइटेड, द मास इज m and m मूव टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। दूसरी पोजीशन में ये बेसिकली सी दिस पोजीशन, ये बेसिकली मुझे ये दिखानी थी दूसरी पोजीशन। अब ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट सो डिफिकल्ट एक्चुअली। मैंने इनको इनिशियल, एक वक्त आएगा ना जब ये यहाँ पे एक्सट्रीम पे पहुंचेगा ना, ये वापस आएगा और वो वहां से वापस आएगा, तो ये फिर से इस पोजीशन में पहुंचेगा जो दूसरी है। लेकिन तब भी जो आपका स्प्रिंग का मिडिल पॉइंट है, यानी दूसरे स्प्रिंग का, वो डिस्प्लेस नहीं होगा, वो एक ही जगह पे रहेगा हमेशा, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड। तो
मैंने लिखा है थर्ड पोजीशन में मास मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर द मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड स्प्रिंग ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम पोजीशन एंड इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। तो इसको हम नोड बोलेंगे। तो इस मोशन को मैं इस फिगर से डिनोट कर सकता हूँ। सी दिस इज स्प्रिंग वन, इसको मैं लाइन से डिनोट कर सकता हूँ। ये मास एम है, ये डिब्बा जो है ना, दिस मास एम, मैं भूल गया हूँ एम लिखना यहाँ पे। तो जो दूसरा डिब्बा है वो है मास एम, वो भी दूसरा मास है ना। और ये है स्प्रिंग थ्री। सी बेसिकली जब मैंने इसको मिडल वाले लाइन को खींचा ना, ये मिडल स्प्रिंग रिप्रेजेंट करता है। देखो ये पॉइंट जो है, दिस इज नोड, इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट है। और सी सी द कोर्स ऑफ मोशन, ये स्प्रिंग वन लीनियरली एक्सटेंड करेगा ना, सी दे आर लीनियर एक्सटेंशन। दिस मतलब जो फोर्स होगा दैट विल बी लीनियर, है ना, F इज इक्वल टू kx। तो इसका मतलब हो गया जो पहला स्प्रिंग है जब वो एक्सटेंड होगा ना, जो दूसरा स्प्रिंग है वो भी एक्सटेंड होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और जो तीसरा स्प्रिंग है उसमें एक पॉइंट होगा जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट दिस जीरो डिस्प्लेसमेंट इज हियर, जो पॉइंट है, एंड दिस इज कॉल्ड नोड। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ मोशन इन द सेकंड मोड। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना पहले मूड से, पहले मूड में नोड नहीं होता था, लेकिन उसमें जो दूसरा स्प्रिंग था उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, मतलब ना वो एक्सटेंड होता था ना वो कंप्रेस होता था, लेकिन मूव करता था वो पहले मोड में। वो एज अ होल मूव करता था, जैसे मान लो स्प्रिंग एक गाड़ी थी, एज अ होल मूव करती थी। अदरवाइज जो स्प्रिंग्स पहले और दूसरे स्प्रिंग है, दे गेट एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड। ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस इन द सेकंड मोड, and this difference is this will be excited in the second mood only when a certain set of initial conditions is given, जो कि मैंने इसमें दे दी। उसमें initial conditions different थी। उसमें हम देते थे इनिशियल, जो पहला मूड था ना उसमें हम इनिशियल कंडीशन देते थे ऐसे, मास m1 और m2 जो दूसरा मास था, उनको दोनों को एक ही डिस्प्लेसमेंट देते थे और एक ही डायरेक्शन में। इसमें देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, डिफरेंस इतना है। सो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द अबव फिगर शोज दैट व्हेन स्प्रिंग 1 इज एक्सटेंडेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, द स्प्रिंग 3 इज आल्सो एक्सटेंडेड इन नेगेटिव डायरेक्शन। द मिडिल स्प्रिंग हैज अ पॉइंट वेयर देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट, वेयर द लाइन 2 इंटरसेक्ट्स द स्ट्रेट लाइन, है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है स्ट्रेट लाइन को नोड पे, तो इसको हम नोड बोलेंगे। सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। सो बट हियर वन थिंग शुड बी नोटेड दैट दिस, अगर आपके पास एक जनरल सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस होगी, तो आपको जो आपका जो रेस्पॉन्स होगा दैट विल बी गिवन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू टू मूड्स। उस वक्त कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। दिस हैज टू बी नोटेड कि अगर आप कोई जनरल सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस दोगे इस सिस्टम को, उस वक्त आपको फ्रीक्वेंसी नहीं होगी ओमेगा वन और ओमेगा टू, या एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। उस वक्त आपका जो सिस्टम है वो बिहेव करेगा बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू मूड्स। उस वक्त दोनों फ्रीक्वेंसीज आएंगी इसमें, मतलब they will both the frequencies will come into play and the motion will be given by the superposition of the two moods, जो कि मैंने पहले दिखाया, पहली जो इक्वेशन थी ना उसमें दिखाया ना मैंने, दोनों मूड्स एक्साइट होते हैं जरल के लिए दोनों, ये याद रखना। मैं दिखा दूंगा फिर से उस इक्वेशन को। ये है, ये देखो, तो ये सोल्यूशन है फॉर अ जनरल सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस। लेकिन सेकंड मूड को जब मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने दिखा दिया किस इनिशियल कंडीशन पे सेकंड मूड एक्साइट होगा, और वो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। बट इट हैज टू बी नोटेड कि जो रेस्पॉन्स होगा दैट विल बी द summation or the superposition of the two moods in case there is a general initial conditions। तो इसका मतलब ये भी हो गया, फिर जो आप ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हो ना एक ही मूड में, वो इससे निकलेगा। अगर आप इनको इनिशियल कंडीशंस देखो ना, इस सॉल्यूशन में इनिशियल कंडीशन ऐसे दोगे जैसे मैंने दी, तो आपको एक ही मूड आएगा, दूसरा या पहला, जैसे आप इनिशियल कंडीशन दोगे। अगर आप लेकिन कोई आर्बिट्री इनिशियल कंडीशन दोगे तो सॉल्यूशन ऐसे होगा, given by these two। So this is quite explanatory, self-explanatory, but this is very tricky and this is ये बहुत ही important और नाइस टॉपिक है एक्चुअली। इन अ वे मैं इसको बता दूंगा क्यों। बेसिकली अगर आप इसको समझोगे ना मूड्स क्या होते हैं, तो आपने पूरा पूरा वाइब्रेशन को समझ लिया। एक्चुअली व्हेन आई वाज एट आईआईटी कानपुर, तो वहाँ पे हमारा हमारा नहीं, कोई एक प्रोफेसर था, उसके पास वहाँ पे लैब थी, उसके पास प्लेट एक था, तो वो उस प्लेट को एक्साइट करता था एक पर्टिकुलर मूड में। एक प्लेट था उसके पास, उसको इनिशियल कंडीशंस देता था ऐसे कि वो एक्साइट करता था उसको एक ही पर्टिकुलर मूड में। फिर वो उसके ऊपर सैंड डालता था, सैंड है ना, रेत, शेक। जब वो उस पर रेत डालता था तो क्या होता था, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो वाइब्रेशंस को, मतलब जब डेड हो जाती थी वाइब्रेशन, जब वो सिस्टम आ जाता था, तो वो रेत बनाती थी ब्यूटीफुल पैटर्न्स। मतलब वो जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, फूल फूल जैसे पैटर्न्स बनते थे उस पे रेत के।
तो एक्चुअली होता क्या था, वो जो रेत है ना, जब वो वाइब्रेट होता था तो वो रेत जम जाती थी उन्हीं पॉइंट्स पे जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यानी जो नोडल पोजिशन होते थे। तो क्योंकि एक प्लेट है, प्लेट एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, डिस्क्रीट नहीं है, तो उसका नोड जो था, नोड होता था उसका स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे नोड क्या है? पॉइंट। डिस्क्रीट सिस्टम में नोड होगा पॉइंट, लेकिन कंटिन्यूअस सिस्टम जो कि प्लेट है उसमें नोड होता था लाइन। तो वो जो रेत थी, वो रेत जब वाइब्रेशन स्टार्ट होती थी, वो रेत फिर गिर जाती ना, हम कहते रेत तो गिरनी चाहिए यार, रेत रहनी चाहिए रैंडमली। जब मैंने उसके ऊपर रेत डाला ना प्लेट के ऊपर, तो अब वाइब्रेट स्टार्ट हुआ। अगर कोई लेमैन होगा वो देखेगा रेत तो वैसी होनी चाहिए रैंडमली, लेकिन रेत आ जाती थी पैटर्न में, वो फ्लावर्स बनाती थी। वो फ्लावर्स क्यों बनाती थी? बेसिकली जो रेत स्टेबलाइज होती थी कहाँ पे? जहां पे नोड्स होंगे, नोड्स उसके स्ट्रेट लाइन में आते थे, तो वो नोड्स पे आ जाती थी, वो लाइन पे आ जाती थी, रेत सारी रेत लाइन पे आ जाती थी, और उससे फिर ब्यूटीफुल पैटर्न मिलते थे। उससे क्या पता चला हमें कि जब हम वाइब्रेशंस, जब हम किसी सिस्टम को एक्साइट करेंगे पर्टिकुलर मोड में, तो एक्चुअली जो आपका सिस्टम है वहां पे नोड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा नोड एक था पॉइंट, ये ना ये पॉइंट, तो वो जो नोड्स होते थे ना, अब वो नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो रेत फिर वहीं जम जाएगी ना जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, रेत तो वही स्टेबलाइज होगी, क्योंकि अदर पॉइंट्स आर ऑल, दे वर ऑल एक्साइटेड, दे वर ऑल मूविंग, की वाइब्रेशंस होती थी ना जो बाकी पॉइंट्स थे। तो रेत फिर जम जाता था कहाँ पे? नोड्स पे। तो नोड्स उसमें होते थे स्ट्रेट लाइन। सी दिस इज एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन प्रैक्टिकली। मैंने खुद देखा है एक्चुअली, वहां पे जो नोड्स, जो रेत था ना, जब वो वाइब्रेट होता था, वो रेत उसके ऊपर प्लेट के ऊपर रेत डाला बहुत ऐसे रैंडमली, जब उसको एक्साइट किया ना, वो रेत आ जाती थी लाइंस में, तो फ्लावर्स बना दी। तो मतलब जैसे फ्लावर था, कोई फ्लावर क्यों था? क्योंकि वो फ्लावर जो पोजिशन थी ना, वो नोड्स थे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, और वो जो जीरो डिस्प्लेसमेंट था वहां पे रेत जम जाता था जब वाइब्रेशन होती थी। So exactly what I want to try to what I intend to explain to you is that there in any mood, in a mood, in a given mood, there may be points where there is zero displacement, and those points are called nodes. जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट निकला हमारा जो नोड है, मतलब इस पॉइंट की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, एंड दिस पैटर्न, और इस पैटर्न को हम बोलेंगे सेकंड मोड, है ना। मैंने लिखा है एक्चुअली सेकंड मोड में, मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाई कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे नोड होता है। सो और ये मैंने ये भी बनाया कि अगर जनरल सेट ऑफ इनिशियल कंडीशन होगी तो आपको दोनों जो रेस्पॉन्स होगा दैट विल बी गिवन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू मोड्स। So this is it, and I have, so the general motion will be the combination or superposition of these fundamental modes. मैंने एक्चुअली डेफिनेशन भी बता दी मूड क्या होता है। मूड, सी मूड ये मैंने लिखा है। So we can say that the mood or mood shape is the pattern of motion in a 2 degree or multi-degree of freedom system, है ना। 2 डिग्री में, मान लो 2 डिग्री सिस्टम जो था उसमें हमारा दो मूड्स आ गए, अब 3 डिग्री वाला सिस्टम होगा उसमें तीन मूड्स आएंगे, क्योंकि उसकी तीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होंगी। So where the system vibrates with a particular frequency, this frequency is called a fundamental frequency. इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? दो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। In our case we had two fundamental frequency and hence two mood shapes। जो पैटर्न उस वक्त मोशन का होगा ना उसको हम बोलते हैं मूड शेप। सो द जर लेकिन जब जो अब इस मूड शेप की सिग्निफिकेंस ये भी है कि जो आपकी जनरल मोशन है वो आप निकाल सकते हो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फंडामेंटल, है ना, जैसे कि मैंने दिखाया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई होप दिस इज एक्सप्लेनेटरी, बट हो सकता है आपको कहीं पे दिक्कत आ जाए, यू शुड कांटेक्ट मी, इसको क्या बोलते हैं, यू शुड पुट योर क्वेरीज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई विल बी प्लीज्ड टू एड्रेस देम, ठीक है ना। but I want you to listen to this lecture quite carefully and the previous one as well, है ना, so that you understand what the moods are. Anyway, thank you. I hope you understand it. Thank you.